के हथियारों पर सवाल उठे तो ट्रंप का जवाब आया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हथियार खत्म नहीं हुए। आगे वो बोले कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं, जरूरत से भी ज्यादा। इस बयान के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक एआई तस्वीर शेयर की जिसमें खार्ग आइलैंड पर हवाई हमला दिखाया गया। उधर ईरान ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी ही जंग में फंस गया है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप से बातचीत में ईरान सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप, पैट्रियट मिसाइल खत्म। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जिस वक्त हूथी सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उन्हें फूंका जा रहा है, ऐसे वक्त में ट्रंप ने सेना को आदेश दे दिया है कि ईरान पर हमला मत करो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर तो ये है कि 5 महीने से चल रहे ईरान युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुवैत और बहरीन ने मिलकर यूएई की मदद से ईरान पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि पहली बार कुवैत और बहरीन की सेना ने मिलकर के ईरान पर हमला किया है। इन हमलों के बीच अचानक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला न करने को लेकर एक चौंकाने वाला दावा अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट में किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार यानी 24 जुलाई 2026 को अपने शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक लंबी हाई लेवल बैठक की और इस बैठक के बाद ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर किसी भी नए और बड़े हमले करने से रोकने का सख्त आदेश दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन, पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि पिछले कई हफ्तों से लगातार जारी तूफानी हमलों की वजह से अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे एयर डिफेंस हथियारों का भंडार अब खतरनाक रूप से कम हो चुका है। अब हालात ये हैं कि अप्रैल के अंत तक अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुकी है। अगर युद्ध और लंबा खिंचता है और इसी रफ्तार से और आगे बढ़ता है तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों और उनके सहयोगी देशों की रक्षा करना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये रोक अस्थायी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर सेना फिर से एक्शन मोड में आ सकती है, लेकिन फिलहाल हथियारों की कमी ने अमेरिका की सांसें अटका दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक व्हाइट हाउस में हाल ही में बातचीत अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों के खत्म होने के मुद्दे पर केंद्रित रही, खास करके तब से जब जॉर्डन में एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस को भेदकर 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की वजह बन गया। अमेरिका में सैनिकों की मौत पर भारी नाराजगी दिखाई दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान के साथ पूर्ण युद्ध संभव तो है, लेकिन इसमें मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के पास मौजूद मिसाइलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार होने की संभावना है। ऐसे हालात में ट्रंप ने रूस और चीन को भी इस जंग से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप का दावा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे तेहरान को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर चीन या रूस ने इस नियम को तोड़ा तो उन्हें इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। So we've hit Iran very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets no longer. 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. ईरान में भारी तबाही, बहरीन कुवैत ने पहली बार किया हमला। जब ये जंग शुरू हुई थी तभी वॉर एक्सपर्ट्स ने आशंका जाहिर की थी
कि ये मिडिल ईस्ट की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी, ये डर अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक कुवैत और बहरीन ने ईरान के अंदर घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अरब देश अब एक लंबी और खूनी जंग में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। ईरानी मीडिया और सैन्य सूत्रों के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपनी जवाबी हमलों का निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के नौसैनिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से जोरदार हमले किए गए, जिसके बाद वहां कई बड़े विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी है। सऊदी अरब पर हूथी का हमला, फूंक डाली तेल रिफाइनरी। मिडिल ईस्ट के एनर्जी हब पर मंडराता खतरा अब और गहरा गया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक बार फिर बड़ा हमला बोल दिया है। हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने 25 जुलाई को सऊदी अरब के जजान में स्थित सऊदी आरामको रिफाइनरी को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ये जानना भी जरूरी है कि जजान रिफाइनरी सऊदी अरब की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है। इस हमले के बाद कुवैत समेत कई खाड़ी देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। इसे वैश्विक व्यापार और नौवहन के लिए गंभीर खतरा बताया है। हालांकि हूथी डंके की चोट पर अपने हमले को कामयाब बता रहे हैं। रूस ने एक बार फिर कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक और ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में जापोरिजिया, सुमय और निप्रो में भी भारी तबाही हुई है। यह हमला यूक्रेन के उस हमले के बाद हुआ जब कीव ने 1300 किलोमीटर दूर सी ट्रेड पोर्ट और फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि इस जंग में रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिक शामिल हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आधी रात को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। खार्किव, जापोरिजिया और दूसरे इलाकों में धमाकों से भारी तबाही मची। कई लोगों की जान चली गई, लेकिन जवाब में यूक्रेन भी रूस के अंदर गहरे हमले करने लगा। इस बीच जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अब उत्तर कोरिया से 30,000 और सैनिक बुलाने की तैयारी कर रहा है। यानी जंग सिर्फ तेज नहीं हो रही है, बल्कि इसका दायरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या और खतरनाक होने वाली है रूस यूक्रेन जंग? पुतिन के अगले वार का प्लान क्या है? जेलेंस्की की नई वॉर स्ट्रेटेजी आखिर क्या है? क्या उत्तर कोरिया की एंट्री जंग का टर्निंग पॉइंट बनेगी? क्या रूस के भीतर और बढ़ेंगे यूक्रेन के हमले? क्या शांति की कोई उम्मीद अब भी बाकी है, या अब सिर्फ होगा एस्केलेशन? जंग के मैदान से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बड़ी खबरें आई है। यूक्रेन ने 1350 किलोमीटर दूर रोस्टोव सी ट्रेड पोर्ट और उदमुरतिया में फ्यूल डिपो पर किया हमला। रूस ने रात भर किए पूरे यूक्रेन पर ड्रोन हमले। जापोरिजिया, सुमय, निप्रो में भी भारी तबाही। क्रेमलिन ने कहा यूक्रेन के शांति प्रस्ताव में कोई ठोस बात नहीं दिखी। जेलेंस्की का दावा, उत्तर कोरिया रूस को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भेजने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ा दावा, उत्तर कोरिया अपने 30,000 सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है। उधर रूस यूक्रेन जंग के लिए यूरोप से मुआवजा मांगने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के अंदर गहराई तक घुसकर बड़ा हमला किया है।
यूक्रेन के ड्रोन यूक्रेन की सीमा पार करके 1350 किलोमीटर अंदर तक रूस के उदमुरतिया इलाके में फ्यूल फैसिलिटी और रोस्तोव के रणनीतिक सी ट्रेड पोर्ट को निशाना बना रहे हैं। जून को यूक्रेन ने पश्चिमी साइबेरिया में ट्यूमेन रिफाइनरी और सेंट पीटर्सबर्ग में नौसैनिक ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। 17 से 18 जून को मॉस्को ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया था। 6 जुलाई को 2500 किलोमीटर दूर रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी ओम्स पर भी जबरदस्त हमले किए। 25 जुलाई को कैस्पियन सागर में रूस के जहाजों को निशाना बनाया। एक तरफ रात के अंधेरे में कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें बरस रही थीं, खार्किव में इमारतें हिल रही थीं, जापोरेजिया में पेट्रोल पंप आग का गोला बन गए और लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। लेकिन सुबह होते होते तस्वीर ही पलट गई। यूक्रेन ने रूस के अंदर करीब 1350 किलोमीटर अंदर रोस्तोव के सी ट्रेड पोर्ट और उदमुरतिया में भी फ्यूल फैसिलिटी को जबरदस्त निशाना बनाया। अब साफ है, जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, रूस के दिल तक पहुंच चुकी है। Масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар. Інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. यूक्रेन की रणनीति बदल चुकी है। अब सिर्फ मोर्चे पर लड़ाई नहीं, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था, ईंधन, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन सबको निशाना बनाया जा रहा है। रूस को संदेश बिल्कुल साफ है, अगर यूक्रेन पर हमला होगा तो जवाब रूस के भीतर जाकर मिलेगा। लेकिन पुतिन भी रुकने वाले नहीं हैं। रात भर रूस ने कीव, खार्किव और जापोरोजिया के साथ सुमे और निप्रो पर भी जबरदस्त मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। रूस का मकसद साफ है, यूक्रेन को लगातार थकाए रखना, डराना और उसकी एयर डिफेंस को कमजोर करना। Не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений. लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ अब शायद उत्तर कोरिया बन सकता है। ज़ेलेंस्की का दावा है रूस 30,000 और उत्तर कोरियाई सैनिक बुलवाने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया रूस को नए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी भेज सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ यूक्रेन की नहीं, पूरे एशिया की सुरक्षा का सवाल बन सकता है। सवाल ये भी कि क्या पुतिन और किम जोंग उनकी नई साझेदारी इस जंग की तस्वीर बदल देगी? क्या उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिक यूक्रेन में तबाही की नई कहानी लिखेंगे? क्या उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर रूस के हमले को और ज्यादा तेज कर देंगे? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज एक बार फिर तेज हो गई है। आंदोलन की अगुवाई कर रही JAAC यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और मार्च को ऐतिहासिक बनाने के लिए लोगों से ज्यादा संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आंदोलनकारी नेताओं ने अलग अलग इलाकों में पूरी तरह शटर डाउन की अपील करते हुए लोगों से लामबंद होने को कहा है। इसका मकसद अलग अलग जगहों पर हो रहे धरनों को एकजुट होकर मुजफ्फराबाद की ओर एक शांतिपूर्ण मार्च में बदलना है। पीओके मांगे आजादी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन होने जा रहे हैं और आंदोलन की कमान संभाल रखी है JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। मुनीर की सेना से आजादी। मुनीर की सेना के जुल्म के खिलाफ मुजफ्फराबाद तक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का ऐलान है, जिसमें पीओके और आसपास के 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं।
पाकिस्तानी जोर जुल्म से आजादी। JAAC ने अलग अलग क्षेत्रों में पूरी तरह शटडाउन की अपील करते हुए लोगों से लामबंद होकर मुजफ्फराबाद कूच के लिए कहा है। JAAC का विरोध प्रदर्शन अहिंसक होगा क्योंकि नाराजगी सुरक्षा कर्मियों से नहीं बल्कि इस्लामाबाद के थोपे गए प्रशासनिक ढांचे से है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के फायरिंग रिकॉर्ड को देखते हुए आशंका है कि फिर हिंसा भड़क सकती है। पिछली बार जब लॉन्ग मार्च की कोशिश की गई थी तो मुनीर ने अपने जवानों के दम पर आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है। इसका अस्तित्व 1949 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के बाद सामने आया। यह वही इलाका है जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था और जिस पर पाकिस्तान समर्थित बलों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की आधिकारिक नीति ये कहती है कि ये उसका नियमित प्रांत नहीं है बल्कि कश्मीर का फ्री एरिया है और इसीलिए POK पर कब्जा करने के बावजूद पाकिस्तानी सरकारें इसकी अनदेखी करती रही हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़े हुए बिल और सरकारी नीतियों के अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप ने लोगों के सालों से दबे आक्रोश को भड़का दिया है और इसके खिलाफ पिछले 2 महीनों से POK सुलग रहा है, जिसमें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना की वो बर्बर कार्रवाइयां भी शामिल हैं जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि सुरक्षा बल ने कई इलाकों में बल प्रयोग किया, सड़कों को बंद कर दिया और संचार सेवाएं भी बाधित कर दी। उनका कहना है कि इन कदमों की वजह से कई क्षेत्रों में भोजन, दवाइयों और जरूरी सामान की कमी पैदा हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी खत्म करने और मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। पिछले कई महीनों से POK में हालात सामान्य नहीं हैं। आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक राजनीतिक विरोध की शक्ल ले चुका है और इन सब के बीच पाकिस्तान POK में चुनाव करा रहा है, जिसमें वो 12 सीटें भी शामिल हैं जो सिर्फ कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जिसको लेकर भारत ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है, क्योंकि भारत लगातार कहता आया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।